बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़री नशिस्त में प्रोफेसर आदिल नजम साहब, जो कि वर्ल्ड वाइड जो फंड है, एक बड़ा क्लाइमेट या माहौलियात के हवाले से है, जो बड़ा एक दुनिया भर में उसको भी हेड करते हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, तो उनसे बात हुई तो गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पे हुआ कि अभी कोई फौरी तौर पे सुकून, चैन, ये जंगों का ख़ात्मा, ये जो हिजान है, सड़कों पे लोग हैं, माशी बदहाली है, ये शायद इसलिए ख़त्म नहीं होने जा रहा कि एक पूरा सिस्टम दुनिया में गिर रहा है और ये आगे क्या शक्ल लेगा गालिबन इस वक्त कोई भी नहीं कह सकता। तो फिर हम 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपको नशिस्त में खुश आमदीद। अगर डॉक्टर साहब, ये जो साल का आखिर होता है तो उसमें ये होता है कि अमूमन वो मैगजीन वगैरह आते हैं, उसको होता है कि अगला साल कैसा रहेगा। तो ये तो जैसे 2000 अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 2019 का जो आया इकोनॉमिस्ट आया, उसमें हर चीज़ थी सवाए इसकी कोविड आ जाएगा, ठीक है, और कोविड आ गया। तो वो मैगजीन अब देख के तो आदमी सोचता है कि यार एक मिनट, ये कहाँ से, ये तो वो खुद भी शायद छुपाते फिरते होंगे अपनी प्रेडिक्शंस को। ये साल जो है इसमें तो इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस इंडिया से लेके और फ्रांस से लेके और फिर उसका अमेरिका सबसे बढ़ के। तो ये मुझे पहले तो ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि ये जंगें जो हैं ये अभी छोटी छोटी जंगें और होंगी, क्योंकि वो एक्चुअली ये अभी देखें ना, अभी ये यूक्रेन की जंग फंसी हुई है, चलेगी 2024 में यकीनन आगे जाएगी। ये पैलेस्टाइन का मसला, इसराइल का कहाँ जाके ख़त्म होता है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब है कि लोगों के अंदाजे, जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठे हैं आपके यहाँ, वो उनके अंदाजे गलत हो रहे हैं साबित, या क्या हो रहा है? देखिए यार, मेरा नाम नजम है लेकिन नजूमी नहीं है। अच्छा। और ये जो सियासत तो वैसे भी मेरे ख्याल में नजूम का खेल नहीं है, ये तो आर्ट ऑफ पॉसिबल है ना। और वो आर्ट ऑफ पॉसिबल ये है कि पॉसिबल को चेंज कर दो। और ख़ुसूसन अगर हम जो बात पिछली बार भी कर रहे थे कि अगर दुनिया इतनी बिखरी हुई है, इतना टर्मोइल है, इतना हिजान है, इतना केओस है, तो वाई शुड यू एक्सपेक्ट कि ये एकदम प्रेडिक्टेबल हो जाएगी? तो ये जो तब्दीलियां जो हम तोड़ देख रहे हैं, ये इट विल टेक इट्स कोर्स। उसका मतलब ये नहीं है कि, और मुझे बिल्कुल सच्ची बात है, आई डोंट नो द आंसर। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता यूक्रेन जंग कब ख़त्म होती है, शायद परसों ख़त्म हो जाए, शायद कोई प्रेशर डाले, कुछ रशिया कोई ऐसा मनूवर कर ले, या यूक्रेन या यूरोपियंस कर लें। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो टर्मोइल है, ये एक्सपेक्ट करना कि ये कोई एक स्विच था और वो स्विच ऑन हुआ और अब कोई आएगा और उसको ऑफ कर देगा और बंद हो जाएगा, हिस्ट्री हमें ये नहीं बताती कि ऐसा जो होता है मुमकिन होता है ना। लेकिन ये भी मैंने पिछली बार वो मॉन्स्टर्स के लफ्ज़ पे इख्तिताम किया था, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहेगा। जब टूट का प्रोसेस शुरू हो गया है तो वो अपनी एक कोर्स लेगा। एक वक्त आएगा ज़रूर, आई होप वो जल्दी ही आ जाए, जब दुनिया ये रियलाइज़ करे कि यार ये तोड़ जो है, अगर ये इसकी हम कॉस्ट दे रहे हैं और हमें कुछ करना होगा। व्हाट इज दुनिया? राइट, दुनिया हमेशा एक चीज़ होती है यार, दुनिया इज पावर, दुनिया इज दोज विद पावर। नहीं तो फिर यही तो मैं सवाल पिछली नशिस्त में था, सारे मुजारे पिछली नशिस्त में सवाल यही था कि वो पावर कौन है? मतलब है कि देखिए ना, सड़क पावर है, टेक्नोलॉजी पावर है, बादशाह पावर है, सदर पावर है, को पावर कौन है इस वक्त? सड़क जरूर, या नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कहा जाता है, जिन पे पाबंदियां लगी हुई हैं, वो लड़ रहे हैं। इस वक्त सड़क के बारे में ज़रूर, सड़क के पास एक पावर है, स्ट्रीट के पास, उस पावर को कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। देखें ना आप अमेरिका में भी जी कि तुम ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, फ्रांस वाले कहते हैं तुम ये झंडा नहीं लगा सकते, तुम ये कफाया नहीं पहन सकते, वो स्ट्रीट को कंट्रोल करने की ना। या उससे पहले हांगकॉन्ग में पीली छतरी नहीं उठा सकते, जो हमने पिछली बार भी बात की। तो स्ट्रीट को कंट्रोल करने की कोशिश इसीलिए की जाती है कि स्ट्रीट पावर बन जाती है हमारे अपने मुल्क में, दूसरे मुल्कों में जब आप स्ट्रीट पावर बन जाती है, फिर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यार आपके सवाल का जवाब जो है ना, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास वक़्त नहीं है, इल्म नहीं है कि मैं बता सकूँ कि कौन पावर होगा। आप एक मैगजीन के एडिटर हैं जिसका काम ये है कि 2024 में क्या होना है। इकोनॉमिस्ट के एडिटर हैं आप, टाइम मैगजीन के एडिटर हैं। तो आई वुड बी वेरी वरीड कि मैं कहूँ कि कौन जीतेगा, क्योंकि जो स्ट्रगल है वो यही है कि पावर को डिथ्रोन करना ना। अगर ये रेवोल्यूशनरी मोमेंट है तो उसमें जो जीतेगा, देखिए ना, अगर आप पिछले साल को, अगर 24 को देख रहे हैं तो 23 को देखें। 23 में यूक्रेन की जंग से, 23 तो खैर पहले की बात है, यूक्रेन की जंग से पहले आज हम सब यूक्रेन के एक्सपर्ट बने हुए। लोग जानते थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? नहीं, बिल्कुल राइट। सो एक कोई उठता है और
पावर स्ट्रक्चर एकदम चेंज है। अच्छा, आपने नोट किया कि इस पूरे क्योस में एक जंग का फैसला हो गया? वो कौन सैकड़ों साल पुरानी जंग का फैसला हो गया। सैकड़ों साल मुराद, हाँ काफी, सैकड़ों तो नहीं लेकिन कई दहाइयों पुरानी। अजरबैजान आर्मी अजरबैजान मतलब एक डिफीट हो के प्रॉपर हो गया खामोशी से एक तरह से जरूर। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके सवाल का है, क्योंकि बड़े क्योस थे तो वो छोटी खबर दब गई कि जंगें जब खत्म होती हैं तब भी खत्म नहीं होती, वो रहती हैं कहीं ना कहीं, राइट, वो रहती हैं, वो अपना फिर सर उठाती हैं। अगर ये वाली जो अगर ये स्कर्मिश खत्म भी हो जाती है एक जगह की, तो ये एक्सपेक्ट करना कि कोई और नहीं उठेगी बड़ा मुश्किल है। आपने बड़ी अच्छी बात भी की कि तकरीबन 1/3 दुनिया से ज़्यादा जो है वो इलेक्शन में जाएगी। मैंने इलेक्शन इसलिए कहा कि जमहूरियत हो ना हो लेकिन इलेक्शन होगी। अगर 23 के इलेक्शन कोई पेश खैमा है, पिछले 1 महीने के इलेक्शन ना, पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ है जब हम बात कर रहे हैं, अर्जेंटीना में जो इलेक्शन हुई है, हम ट्रंप की बात करते हैं, जो साहब अर्जेंटीना में इलेक्ट हुए हैं, वो उनका कैंपेन ये था कि वो ट्री दरख्त काटने वाली मशीन लेके कहते थे मैं ये मिनिस्ट्री, चाइना अमेरिका दोनों के लिए मसला है मेरा ख्याल है, पूरी दुनिया के लिए। वो तो अर्जेंटीना के लिए मसला है। वो कहता है मैं ये मिनिस्ट्री भी बंद कर दूंगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा क्योंकि एजुकेशन तो इंडोक्ट्रिनेशन है, मैं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी बंद कर दूंगा, मैं इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम तो वैसे ही उस किस्म की चीज़ अगर आज कोई पाकिस्तान में कहे तो शायद उसके पीछे भी जो है बहुत सारे तमाशबीन लग जाएं। लेकिन सिर्फ वहाँ की बात नहीं है। आप अगर पिछले हफ्ते की जो खबर है, पिछले कुछ दिनों की खबर है, हफ्ते से कम की, जो नीदरलैंड्स की इलेक्शन हुई है, राइट, गेट विल्डर्स जो है, जिसका पाकिस्तानियों को नाम पता होना चाहिए, ये वो शख्स हैं कि जो वो कुरान की बेहरमती होती थी उसके पीछे जो इंस्टिगेटर होते थे, कार्टून्स के पीछे जो इंस्टिगेटर होते थे, दिस इज दैट मैन, राइट। वो जो है उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है नीदरलैंड्स में, राइट। नीदरलैंड जिसको बड़ा लिबरल, बड़ा पुरसकून, इट इज वेरी लाइकली कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मेजॉरिटी नहीं है लेकिन लार्जेस्ट पार्टी है। आप छोटा सा एक मुल्क है स्लोवेकिया, स्लोवेकिया की जो इलेक्शन हुई है उसमें बिल्कुल हंगरी की तरह। सो हम जो अपने मसाइल में इतने घिरे हुए हैं, हम जो हैं सुबह से शाम जो हैं वो उनके पीछे लगे रहते हैं। डू नॉट, आई होप वी डू नॉट फॉरगेट कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। देयर इज समथिंग हैपनिंग। ट्रंप जो है, जिन 3 लोगों का मैंने जिक्र किया, उनके सामने ट्रंप रीजनेबल लगने लगता है। और ये आप दुनिया में जहां पोलैंड, चांसेस क्या हैं, ट्रंप के या बाइडेन के? यार क्या चॉइस है वैसे, जबरदस्त चॉइस नहीं है कि दुनिया की सपोजिटली सबसे बड़ी पावर। सर आपसे मैं जब आपके पास हाजिर होता था बॉस्टन और वहाँ पे हार्वर्ड साथी और साथी सारा, तो लीडरशिप कोर्सेज और ये सारा कि कैसे होना चाहिए क्या, वो सारे हमने भी अटेंड किए हैं बड़ा। तो आखिर में से वो लीडरशिप कोर्सेज पढ़ाते पढ़ाते उसमें से मतलब आपने ट्रंप और बाइडेन को निकाला है, तो मतलब किया आपने 350 उसमें लोग और दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और दुनिया का इल्म और दुनिया का पैसा, एंड द बेस्ट दे कैन डू इज ये 280 साल के लोग, बाइडेन और ट्रंप एक से सीधा चल नहीं जाता, दूसरा जो है उसका पता नहीं। वो पॉइंट इज कि इज दिस द बेस्ट दैट द यूएस कैन डू। लेकिन ये जो सवाल है आपका बड़ा सीरियस है, क्योंकि इन अ वे ये अब एक डेविल्स चॉइस रह गई है बहुत सारे लोगों के लिए, खुसूसन जो बाइडेन साहब की पॉलिसी रही है फ़लस्तीन के बारे में। और फ़लस्तीन पे जो मौक़िफ़ है वो अमेरिका का इतना नहीं है जितना बाइडेन का है। उसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो बाइडेन को वोट देते थे, बिलशमूल मुसलमान जो अमेरिका में है, वो अगर ट्रंप को वोट नहीं भी देंगे तो इट इज क्लियर कि वो बाइडेन को वोट देने से काफी। सर अमेरिका दोबारा सर मुझे आप एक बात बताएं ना, ये क्या हुआ कि ये इस तरह से कि गालिबन अमेरिका और चाइना ऐसे था ना सर, अमेरिका और चाइना दरमियान में कहीं इंगेज कर लिया है यूरोप को रशिया ने यूक्रेन के, और अमेरिका दोबारा से कहीं जो कहते हैं सकिन हो गया है ये मिडल ईस्ट से जाता जाता कि हम जा रहे हैं, सारी फौजें लगाएंगे हम साउथ चाइना सी पे और इधर और उधर। और वो चाइना से कह रहे हैं कि जी आप एपेक समिट में आ जाएं, बराए करम बड़ा अच्छा होगा, अपने बंदे पे बंदा भेज रहे हैं कि गलती से बैलून आ गया, हमें तो पता ही नहीं था वो बारे में क्या था। देखे ना, मतलब अच्छा यार, तो अब मुझे बताएं कि अच्छा अब ये इस वक्त जो है वो अगर कोई ताइवान पे कुछ हो जाए फर्ज करें, तो वो क्या कहते हैं, थ्रो अंडर द बस। मतलब ताइवान के लिए अमेरिका, क्या आपको लगता है कि चाइना से लड़ेगा इस वक्त? देखें ना, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। जो आपने बात की ना ताइवान की, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ से शुरू हुआ था ये रिसाले जो इकोनॉमिस्ट वगैरह निकालते हैं, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो 22 का भी, 21 का भी और शायद 20 का भी अंदाज़ा ये था कि जो सबसे बड़ी डेंजर जोन है जहाँ कुछ हो सकता है वो ताइवान है। इस वक्त ताइवान किसी के मैप पे भी नहीं है,
राइट. सो शायद हो जाए. लेकिन जो अमेरिका की बात थी, अमेरिका की बात आई थिंक अमेरिका में एक जंग है और वो वही जंग है जो पाकिस्तान में. हमेशा हम जब बात करते थे तो उससे पहले आप और मैं तो अमेरिका और चीन का जिक्र होता था. आई एम गोइंग टू सरप्राइज यू. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे अहम जंग अमेरिका इस वक्त मुब्तला में जिसमें मुब्तला है वो अमेरिका की जंग अमेरिका के खिलाफ है. लीडरशिप क्राइसिस? ना लीडरशिप आसान होती है. लीडरशिप क्राइसिस नहीं. फिर क्या है? पीपल क्राइसिस. जो आप स्ट्रीट पे कह रहे हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन के, ये अमेरिकन के साथ है, जिसको आप कल्चर वॉर कह लें. तो ये पूरी दुनिया में है. ये पूरी दुनिया में, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी जंग भी यही है. और जब जंग अपने आप से हो तो आप जीत तो नहीं सकते ना. मेरी जंग अगर मेरे साथ से है तो कौन जीतेगा? हार ही हार है. अमेरिका की सबसे बड़ी जंग जो है वो एक सोसाइटल जंग. कोविड के ज़माने में लोग बात करते थे यार ये कैलिफोर्निया वगैरह वाले हम तो अलग हो जाते हैं क्योंकि मास्क पे जंग होगी. कभी वो मास्क पे हो जाती है, कभी वो कल्चर पे हो जाती है, वो रेस पे होती है, वो रिलीजन पे होती है. डेथ्स हो गई, उधर कम हुई हैं, मतलब आपस में. इस वक्त फलस्तीन पे, यूरोप में जी, आप हर वीकेंड पे आप वो देखते हैं. राइट. सो एक तो वो पस मंजर है कि मौजू क्या है जिस पे हमें गौर करना चाहिए. लेकिन जब हम ये बार बार पॉकमार्क की तरह ये इरप्ट होती हुई देखते हैं प्रोटेस्ट, तो जो आप देख रहे हैं वो एक सोसाइटी इन टर्मोइल है ना. जहाँ से पिछला प्रोग्राम हमने शुरू किया था कि जंग किसके साथ है, जंग हमारे साथ है. और अमेरिका में तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है. इन अ वे अगर बाइडेन साहब पिछली बार जीते तो उसका एक बहुत बड़ा वजह ये थी कि उनको वो वोट मिला जो ट्रंप के खिलाफ था. अब सवाल ये है कि वो वोट जो ट्रंप के खिलाफ था अभी भी बाइडेन के साथ जाएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सा वोट जो है वो बाइडेन साहब की पॉलिसीज के बहुत मुखालिफ है. इकोनॉमिक्स में ही इज डन वेरी वेल एक्चुअली, राइट. एनवायरनमेंट में ही इज डन वेरी वेल. लेकिन फिलिस्तीन के केस में खास तौर पे, राइट, हम अगेन ये जो हम बात करते थे ना आप और मैं और दूसरे बहुत सारे, हम बात करते हैं मुल्कों की, ये ज्यूम करके कि मुल्क एक है, कि अमेरिका है, अमेरिका का एक व्यू पॉइंट है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, इजराइल है, इजराइल का एक मौक़िफ़ है. अब वैसा नहीं रहा. इन तीन का तो बिल्कुल नहीं है. चीन का शायद हो, उनकी शायद फर्क है, लेकिन इजराइल के अंदर आप देख लें, इंडिया में भी नहीं है. इंडिया में नहीं है. आप ये जिनकी इलेक्शंस की मैंने बात की है अर्जेंटीना की, तो जब सोसाइटी देखें, डिवीजन होना, डिफरेंस होने से फर्क है. आप अभी डॉक्टर साहब, मैं कहते कलामी, मैं उस सवाल से दोबारा आता हूँ. आप अभी ऑक्सफोर्ड रहे कुछ अर्से, आपने वहाँ पे आपने काफ़ी दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे. मुझे ये बताएं कि जो मैंने बात की थी ना यूरोप क्या है, क्योंकि ये कहानी तो सारी हालिया जो तारीख हम उठाते हैं तो यूरोप से शुरू होती है ना, कि यूरोप की जंगें और यूरोप के इनकलाब और ये सारा, और फिर थोड़ा बहुत हम कॉबॉय मूवीज़ देख के हमें पता चलता है कि अमेरिका में जो भी उनकी इंफॉर्मेशन उस वक्त डिस इन्फॉर्मेशन की मूवीज़ आती थी. लेकिन मुझे ये बताएं कि यूरोप की मैंने बात इसलिए की कि ईयू, एक शेंगन, एक नेटो, और दो मुल्क ऐसे हैं जो ईयू में नहीं है और नेटो में है, और वो एक ही सफ में खड़े हैं और एक दूसरे के बज़ाहिर बड़े मतलब मुखालिफ नजर आते हैं. टर्की और बरतानिया. बरतानिया ईयू में नहीं है, यूरोप में नहीं है. ये कैसे यूरोप है जो बरतानिया नहीं है? ब्रेक्जिट. हाँ, हमने बात पहले पिछले प्रोग्राम में हल्की सी की थी, उसी को बढ़ाते हैं कि अगर तो यूरोप जियोग्राफी है तो वो कुछ ममालिक हैं. मेरे ख्याल में जियोग्राफी इज इंटरेस्टिंग बट नॉट दैट इंटरेस्टिंग इन दिस केस. अगर यूरोप इज अ पॉलिटिकल आइडिया, उस पॉलिटिकल आइडिया के इर्द गिर्द एक चीज़ बनाई गई ईयू, और ब्रेक्सिट जब हुआ तो उससे एक तरह से यूनाइटेड किंगडम ने बगावत की और बाकी जो यूरोप था ईयू उसने एक साय ऑफ रिलीफ लिया कि यार ये जो है ये तो एक तरह से अमेरिका का फुटप्रिंट हम पे था, राइट. और आप यूरोप में यूके में खुसूसन देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है ब्रेक्सिट का, और नेगेटिव हो रहा है. लेकिन इन अ वे जो मेनलैंड यूरोप है, जो हिस्टोरिकल मेनलैंड यूरोप है, जर्मनी, फ्रांस जिसके लीडर हैं, वो कंसोलिडेट हुआ. टर्की की मिसाल फिर बड़ी ज़बरदस्त है कि आप ये अगर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है यूरोप, इफ द आइडिया ऑफ यूरोप इज़ अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, तो नेटो में क्यों था? इसलिए कि नेटो को उसकी ज़रूरत थी उसकी जोग्राफिया की वजह से, रशिया के बॉर्डर पे है. ईयू में क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कि टर्की कहता था मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वो जो यूरोपियन आइडेंटिटी है वो कबूल नहीं कर सकी कि एक मुसलमान एशिया के बॉर्डर पे मुल्क तुर्की को हम एज इस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के अंदर लाएंगे. पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से मुराद क्या है कि फिर जो आइडेंटिटी है वो एक पॉलिटिकल कॉमनैलिटी पे,
और यूक्रेन की जंग को देखने का भी आप अगर देखें तो यूक्रेन की जंग का सरप्राइज ये नहीं है, हालांकि है आई हैड थॉट कि रशिया शायद ऐसा अटैक ना करे, वो सरप्राइज था, लेकिन उससे ज़्यादा जो यूक्रेन की जंग की सबसे बड़ी सरप्राइज है कि कितनी जल्दी और कितने मुतहर्रिक तरीके से यूरोप गैल्वनाइज हो गया उसके डिफेंस में। इसलिए नहीं कि उसकी जियोग्राफी या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट थी, इसलिए कि यूरोप यूक्रेन को यूरोप देखता है, तुर्की को शायद नहीं देखता। बहुत से ऐसे ममालिक जर्मनी जैसे जो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग कम किए बैठे थे, कितनी तेजी से उन्होंने उसको बढ़ाया। फिनलैंड तमाम कोल्ड वॉर में नेटो से बाहर बैठा कि जी हमें न्यूट्रलिटी चाहिए, कोई ना कोई मुल्क, बड़ी हद तक कोई ना कोई मुल्क हमें, ताकि कोई स्पेस। So again, if we think of Europe as a political identity, नहीं एक मिनट, ये जिसको कहते हैं फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट या फंस गई जंग, या यानी देखिए ना, अब स्वीडन नहीं है, फिनलैंड है, उधर से हंगरी अपना स्टांस ले लिया, उधर से वो, अच्छा सब भूल के बैठे हुए हैं अफ्रीका को, और अफ्रीका जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो यूरोप पे पड़ेगा अफ्रीका का। अगेन आप जियोग्राफी देखें, अफ्रीका कहाँ शुरू होता है, यूरोप कहाँ खत्म होता है, बड़ा मुश्किल क्रॉस करके हल्का सा पानी है उसके पूरा बंद कर दिया ये मैरीटाइम को। ये मैं एक बड़ी बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। एक इसमें दो पॉइंट, एक पॉइंट मुख्तसर सा ये तो वो तो ये कि देखें ना, ये तमाम इन मुल्कों की जो अंदरूनी सियासत है ये वही है जो अमेरिका की है। स्वीडन जैसा मुल्क, डेनमार्क जैसा मुल्क, वहाँ भी राइट विंग आपको एक नज़र आता है उसकी राइस। तो एक तो हर मुल्क अपने आप से लड़ रहा है। अफ्रीका वाली जो आपकी बात है, आई डोंट थिंक अफ्रीका को इग्नोर करके बैठे हुए हैं। आई थिंक अफ्रीका की तरफ ज़्यादा गौर कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्या होगा। अफ्रीका जो है 53 ममालिक हैं, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल उनके बॉर्डर पे है। और आपने बड़ी अच्छी बात की है, यूरोप क्या है, यूरोप तारीखी तौर पे जिसको हम अफ्रीका कहते हैं वो यूरोप का हिस्सा था। क्लियोपैट्रा जो थी वो रोमन प्रिंसेस थी, राइट, सॉरी ग्रीक प्रिंसेस थी। अलेक्जेंड्रिया ग्रीक पोर्ट था, राइट, जिसको हम रोमन एम्पायर और ग्रीक एम्पायर कहते हैं। उसका आप मैप देखें तो जिसको हम ये जर्मनी, यूके शुके, ये बेचारे तो पीछे बिल्कुल कोई उनको घास भी नहीं डालता था। वो तो एम्पायर थी आपके रोम, इटली, और फिर जिसको नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट के कोस्ट तक, टूनिसिया, राइट, वो जो हैनिबल अपने हाथी लेके चढ़ गया और उसने रोम फतह कर दिया, तो वो हैनिबल शाप किधर से आए थे, आज के लिबिया से आए थे। सो एक जियोग्राफिक रियलिटी है। आई डू नॉट थिंक कि यूरोप जो है वो उसको इग्नोर करके नहीं, उसको भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आई डू थिंक कि वो अपने मसाइल में भी इतना फंसा हुआ है। और अफ्रीका की आपने बात की, मिनरल्स की, ट्रू, आपने बात की साइज़ की, ट्रू, लेकिन उसकी जो आबादी का क्वेश्चन है, राइट। और जब आप यूरोपियन कैपिटल्स में जाते हैं तो यू सी दैट लिंक, कॉलोनियल लिंक भी है, हिस्टोरिकल लिंक भी है। मुझे ये बताएं कि आप जब अमेरिका में या उन थिंक टैंक्स में, वेस्टर्न थिंक टैंक्स में आप बात करते हैं, आप ईस्टर्न साइड को भी, जिनको जो भी नाम दें, ये तो मिडिल ईस्ट वगैरह तो मेरे ख्याल से ये तो उन्हीं की टर्म्स हैं सारी, लेकिन वहाँ पर इस वक्त क्या, जो मेरा सवाल था कि अमेरिका दोबारा सकिन हो गया है मिडिल ईस्ट में और यूरोप में, और ये तो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है ना जिसमें मुल्क इनसिक्योर होके निकले। देखिए ना, मुल्क यूरोप आपने कहा कि इकट्ठे हो गए सारे, फिनलैंड जैसा, लेकिन अब यूक्रेन के लिए अब उनके पास पैसे नहीं है। मतलब यूक्रेन में रोज एक करप्शन नहीं, वो अपने कमांडर्स को फायर कर देता है और वो कांग्रेस वहाँ पे जो है वो पैसे नहीं दे रही। अमेरिका के अंदर खुद मेरे ख्याल से हालात बहुत अच्छे नहीं है माशी तौर पे। तो मसला ये है कि वो कितना पैसा देंगे। और रशिया का तो अब ये भी खबर है कि जी रशिया जो है वो वैगनर ग्रुप अफ्रीका में भी है, तो वैगनर ग्रुप जो है वो कहीं मिडिल ईस्ट में भी एक्टिव है, और बशारुल असद की वापसी भी हो गई अरब लीग में, और ये भी तो सकिन हो गया। इधर दुश्मन तो चाइना था, दुश्मन तो पता नहीं कौन था, दुश्मन तो होता है जैसे आप बनाते हैं। लेकिन अगेन आई गो बैक, एक तो ये ना कि पैसा कहाँ से आएगा यूक्रेन को। अगर हमने ये जो पुरानी वो एक थी ना सेठों वाली, हम चौधरी से सेठ पे आ जाते, सेठों वाली सियासत ये है कि यार मैं बाहर की जंगों को फंड करता रहूँगा, तुम्हें मैं बंदूकें भेजता हूँ, तुम्हें मैं सबमरीन भेजता हूँ, तुम्हें मैं फलाना भेज देता हूँ। अब जो अमेरिका ने सीखा था वो यूरोप भी सीख रहा है कि जब आप दूसरी जंगों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो उसकी एक तो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, वो बड़ी ताकतें शायद बर्दाश्त भी कर सकें, लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल आउटफॉल है, जो उसकी पॉलिटिकल फटीग है, अमेरिका ने पहली बार देखा वो वियतनाम में। अमेरिका वियतनाम से क्यों निकला? किसने निकाला अमेरिका को वियतनाम से? आप पिछले प्रोग्राम में भी, आज भी हम बात करते हैं, स्ट्रीट ने निकाला, लोग बैठ गए थे। वियतनाम ने भी बड़ा कमाल किया, लेकिन निकाला किसने? अमेरिकन स्ट्रीट ने निकाला।
राइट? अमेरिका को अफगानिस्तान से किसने निकाला? अमेरिकन फटीग ने निकाला। वहाँ स्ट्रीट ऐसी नहीं थी, लेकिन एक फटीग हो गई थी यार, ये अब क्या हम इधर बैठे में, इसलिए नहीं कि हमें अफगानिस्तान का कोई बड़ा फिक्र था। यूरोप इज नाउ फीलिंग दैट अगेन, फलस्तीन के साथ भी अचानक वो सोच रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाओ, जमहूरियत गई भाड़ में, इराक से निकलो, ठीक है, सीरिया को छोड़ो, भूल जाओ, बस खत्म, यहाँ से जान छुड़ा के निकलो, यहाँ से निकलो उधर साउथ चाइना सी। अच्छा, बड़े सोच समझ के पहले ये अलायंसेस बनते थे ना, मतलब नेटो के पीछे। अभी क्वाड बन गया ये, उसके बाद वो ऑक्सस बन गया, फिर उसके बाद ये बन गया, उसके वो बन गया। अभी जो बन रहे हैं यार, उससे मुझे तशवीश है। देखे ना, क्वाड हो या ये दूसरे हों या इवन ब्रिक्स हों, ये जो ग्रुपिंग्स हैं दे आर एक्सक्लूसिव। ये एक तरह से अलायंस हैं कि मेरे साथ कौन है। अगर ये फटीग बैठती है और अगर लोग सोचते हैं कि यार इन जंगों की कीमत बहुत ज्यादा है, वी शुड डू समथिंग। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना का दौरा कर रहे हैं। नहीं, बट अगर हम उधर आते हैं इट विल बी अ गुड थिंग। लेकिन मसला ये है कि देखें ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर ख़त्म हुई थी तो उसके बाद जब यूएन वगैरह बनी, हालांकि लीग ऑफ नेशन पहले ही बनी थी, लेकिन उसका मकसद ये था कि यार हम जंगें नहीं लड़ना चाहते थे, राइट? यूनाइटेड नेशंस या मल्टीलैटरलिज्म की इजाद का मकसद क्या था? वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं था, वो पानी या एनवायरनमेंट नहीं था, वो ये था कि यार तीसरी जंग अजीम से बचा लो। ठीक है, एक हम स्कीम बना देते हैं, 5 बड़ों को बिठा देंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, बाकी सारे जो मुल्क हैं उनको कहेंगे अच्छा यार अब तुम्हें आज़ाद शज़ाद कर देते हैं, थोड़ा सा जनरल असेंबली में आ जाओ, और उसकी वजह से बड़ी जंग बची रहेगी और बहुत अरसे तक बची रहेगी। ऐसा नहीं कि जंगें नहीं हुई, वियतनाम भी हुआ, अफगानिस्तान भी हुआ, दूसरे भी हुए, लेकिन जो हम अभी कैफियत देख रहे हैं, हाँ, कोरिया हुआ, बहुत कुछ हुआ, मोज़िम्बिक हुआ, अंगोला हुआ, टेरर सारा हुआ, ग्रेनाडा हुआ, इराक वॉर पे यूएन नहीं था साथ, अमेरिका। लेकिन जो बड़ी ताकत थी वो आपस में उन्होंने अपने लोगों को खुशबाश, यूरोप में भी आप जो है हॉलिडे करें, बाकी दुनिया में ये छोटी छोटी आपकी चलती रहेंगी। इस वक्त जो है वो सिस्टम भी टूट रहा है ना, जो मल्टीलैटरलिज्म टूट रहा है। तो अनटिल, जो चीज़ मैं देखना चाहूँगा वो ये नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया का क्या बन रहा है चीन के साथ, या ब्रिक्स का क्या बन रहा है, या नेटो का क्या बन रहा है, क्या कोई रिवाइवल हो रहा है कि तमाम दुनिया एज अ मल्टीलैटरल सिस्टम इसको टोन डाउन करे। जब लीग ऑफ नेशन बनी तब भी मकसद ये था, इट डिडंट वर्क, लेकिन मकसद यही था कि हम जंगों से तंग आ गए। सो आई एम नॉट श्योर, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि आई एम नॉट श्योर कि बेहतरी आने वाली है अनकरीब। उसकी वजह यह है कि जब तक हम जंगों की एक्चुअल फटीग नहीं देखेंगे, वी आर सीइंग पीपल ऑन द स्ट्रीट, लेकिन उनके बरक्स हम वो लोग भी देख रहे हैं जो जिनके जुबान पे मुंह पे खून लगा हुआ है, जो इसको और राइट इन्हीं मुल्कों में। मैं सिर्फ जो ईरान, उसकी इजराइल की नफरतों को बढ़ा रहे हैं, हाँ, जो वो भी स्ट्रीट पे देखें। हम जब ट्विटर देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, हम अपनी मर्जी की तस्वीर देखते हैं, दूसरे भी हैं सामने। देखें ना, हम जब यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें फ़लस्तीन वाली तस्वीर नजर आती है, क्योंकि ट्विटर को पता है कि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, वो मुझे वो प्रोजेक्ट कर रहा है। जो इजराइल के सपोर्टर हैं उनको सिर्फ वो वाली तस्वीर नजर आती है। कई बार आप सोचते हैं कि यार इनको नजर नहीं आ रहा, और उसका जवाब ये है यार असल में नजर नहीं आ रहा। ये कमाल टेक्नोलॉजीज है, वो आपको आपकी पसंद का चूरन देगी। बिल्कुल ठीक है, आपकी पसंद का चूरन देगी। अगर वो चूरन जो है उसमें हेट और तशद्दुद है तो वो देगी। तो until that happens, so I think इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रीट है, ये वो वाली स्ट्रीट नहीं है जो कह रही है कि यार अब सब अमन करो और किसी तरह मिल बैठो। बात किसे की जाए, मिसाल के तौर पे लेट्स से कि अब इसमें वो भी तो है ना जो नॉन स्टेट, या मतलब कौन किस मुल्क में है, मतलब अगर आपने बात करनी हो सूडान में, अगर आपने बात करनी हो इस वक्त किसी से लिबिया में, अगर आपने बात करनी हो किसी से यमन में, कभी जहाज़ खड़ा है किससे, ये जो डायलॉग हुआ है सारा, तो ये पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ तो नहीं हो रहा ना। और इसमें जाहिर है कि CIA के डायरेक्टर भी बैठे हैं, तो और हमास भी बैठी है। तो बात ये सारी कि ये इस मतलब रियासतों के हुक्मरान जो हैं वो अपनी अथॉरिटी खो बैठे हैं, बिल्कुल खो बैठे। अच्छा, और वो मॉरल रियासतों के ना सिर्फ हुक्मरान, मैं जैसे हमने पहले भी बात की, अगर मुझे आप इजाज़त दें फिर से रिपीट करने की, अमेरिका की मॉरल अथॉरिटी इस वक्त है। हमास के साथ डायलॉग हो रहा है, डायलॉग हो या ना हो, लेकिन आम आदमी में है। आप पाकिस्तानी स्ट्रीट वाला कहेगा कि यार ये जब बात करेंगे मुझसे ह्यूमन राइट्स की तो मैं नहीं, देखिए पहले से पहले तो प्रिजनर एक्सचेंज था ना, तो ईरान के साथ,
तो बट अब वो ये तो जो आपकी वाली बात है, एक्टर्स ही नहीं रहे ना कि वो कौन सा कमरा है। एक कमरा होता था यूनाइटेड नेशंस का जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहते थे या जनरल असेंबली कहते थे। कोई बड़ा मसला आता था तो आपको यकीन होता था कि हर मेजर पार्टी इस कमरे में मौजूद है। मैं इधर इससे बात करूंगा, उससे नेगोशिएशन करूंगा, किसी तरह मिल बैठे। जैसे आपने कहा, अब तो जो प्लेयर्स हैं वो उन कमरों में नहीं है ना, इंस्टीट्यूशन क्रम्बल कर रहा। आप मजीद कोई, ये जैसे अचानक हुआ है, 2 महीने पहले तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये होगा अचानक, लेकिन इसकी प्लानिंग सारा इख्तिलाफ का हक है जी, देर कोई अचानक नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पता था ये होगा, लेकिन प्लानिंग हो रही होगी। नहीं, प्लानिंग के अलावा लेकिन मुझे भी और आपको भी, आप रोज शाम को प्रोग्राम करते हैं, ये तो पता था ना कि कुछ होगा, कुछ होगा, ये क्लाइमेट की तरह। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह हमें आज इस वक्त पता है कि कुछ और भी होगा, हम क्योंकि नजूमी नहीं है और फिर कुछ इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि इस जगह होगा, तैयारी हो रही होगी किसी वाकये की, कुछ और हम क्योंकि दुनिया को देख रहे हैं, ये तो ऑब्वियस है कि क्या आप सीरियसली ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं बस ये ही वाली जंगें इन्हें हल कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। ये वो एक बच्चों की गेम नहीं होती, डॉक्टर साहब क्या 60s या अभी मैं जाहिर है कि 70s की तरफ या जहाज अगवा हो गया, मतलब यरगमाल बना लिए लोग बहुत सारे, मतलब है कि क्या उस तरफ जा रहे हैं दोबारा? ये बहुत बड़े वाकयात हो रहे हैं। हाँ, पहुंच चुके हैं उसमें। देखें ना, अगेन वही बात है, वो भी एक वक्त उस तरह और अब ज़्यादा, कि जब ये स्टेट की रेट, स्टेट्स का, राइट, मैं किसी एक मुल्क की बात, स्टेट्स की रेट कि उनके अपने लोग सड़कों पे हैं, यही होती ना कि रेट नहीं रही तो लोग सड़कों पे आ गए। स्टेट्स का नैरेटिव कि मेरी मॉरल अथॉरिटी है, वो क्वेश्चन हो रहा है। स्टेट्स की रेट क्वेश्चन हो रही है, नए एक्टर्स आ रहे हैं, उनके तरीक़ेकार भी नए हैं, और वो जो इंस्टीट्यूशंस जिनका मकसद था इनको मिल के बिठाओ, वो बिठा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं है। और जो बड़ी ताकतें हैं वो यूनाइटेड नेशन को बात करने की, आप देखें, मैं अगेन अगर फ़लस्तीन की बात करें, ये इट इज़ अमेजिंग टू मी, तकरीबन अब जस्ट अंडर 200 यूनाइटेड नेशंस के वर्कर की जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन का वर्कर तो पीस वाला वर्कर होता है ना, वो नीली हेलमेट जब पहन लेता है, या जो बड़ी खौफनाक चीज़ है। हाँ, और ये तो हेल्थ वाले वर्कर हैं, नीली हेलमेट भी नहीं है, राइट। सो अगेन जो हमारा एक लॉजिक थी, एक स्ट्रक्चर था कि ये इदारे हैं जो मुल्कों को जोड़ के रखेंगे, हाँ लोग लड़ेंगे, लेकिन जब लड़ेंगे तो ये वाली कुर्तें आके उनको थोड़ा बहुत पैसिफाई कर देगी, वो स्ट्रक्चर टूट रहा है ना, राइट। दैट इज वाई द स्ट्रीट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन मैं बिल्कुल वो कनूती कहते हैं, नेगेटिव नहीं होना चाह रहा, इट इज़ अ टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स, लेकिन जो वक्त का हमें इंतज़ार करना चाहिए, जिसको लाने की कोशिश करनी चाहिए, वो ये कि यही स्ट्रीट, यही लोग, यही लीडर, आप और मैं जंग से इतना तंग आ जाएं कि वी लाइक द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के वक्त पे कहीं यार अब हमें बैठ के कुछ रूल चेंज करने होंगे। या जो हमने पिछला प्रोग्राम जो बात की थी ना कि एक वर्ल्ड ऑर्डर टूटा, वो वर्ल्ड ऑर्डर क्या था, मैं अगेन सारी उसमें नहीं जाऊँगा, अमेरिका की सुप्रीमेसी ये थी, लेकिन उसका एक हिस्सा, एक डील का एक हिस्सा ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि ये जो कॉलोनाइज्ड मुल्क हैं इनको वाजबी आज़ादी दी जाएगी। ठीक है, यूनाइटेड वाजबी आज़ादी, यूनाइटेड नेशन के 3 ऑर्गन्स हैं, हम सिर्फ 2 का जिक्र करते हैं। अगर आप बिल्डिंग में जाए ना, आप गए हैं जब आप जाते हैं, तो एक तरफ सिक्योरिटी काउंसिल का कमरा है बड़ा खूबसूरत सा, बिल्कुल सही, एक तरफ जनरल असेंबली है और खूबसूरत, उतना ही खूबसूरत एक तीसरा कमरा है जो ट्रस्टीशिप काउंसिल का है। अच्छा, ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी भी मौजूद है, ये तीसरा हिस्सा था जिसका मकसद था कि जो कॉलोनाइज्ड मुल्क हैं उनको आज़ादी दी जाएगी। पाकिस्तान भारत उसी वक्त बना, उसके बाद 60s में अफ्रीका का हुआ, लैटिन अमेरिका में आज़ादी आई, तो एक ग्लोबल डील थी। एक ग्लोबल डील जो बनी वो ये बनी जंग अजीम के बाद कि यार ये बड़ी ताकतों को 5 सीटें 6 सीटें दे दो क्योंकि ये जंग जीत गए, जो नए मुल्क हैं उनको आज़ादी दो। सो एक तरह से हर एक को कुछ ना कुछ मिला ना, छोटे छोटे जजायर, पैसिफिक आइलैंड, मुल्क बना दो सबको और बहुत सारे मुल्क हो गए। नेगोशिएशन और एग्रीमेंट ऐसी होती है ना कि हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जो है, जो हम बेफरावा देख रहे हैं वो ये कि जो मेजर पावर है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई डील करनी पड़ेगी। जो इमर्जिंग पावर्स हैं, और अभी तक आज एक अजीब बात यह है कि इतनी देर हमने बात की और चीन नहीं आया, चाइना नहीं आया, राइट। अमूमन अगर हम ग्लोबल बात कर रहे होते हैं तो आधी बात चीन की होती है। और अच्छा, मेरे ख्याल में, अगर इजाज़त दें, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कोई जियोपॉलिटिकली मुस्कुरा रहा है तो शायद वो चीन है जो खामोशी से देख रहा है सारा, वो अपनी ग्रोथ पे लगा। अब एक वक्फे के बाद जो सब आखिरी हिस्से में हम जाते हैं और अब बात हम ज़रा चाइना की करते हैं, ठीक है, कि
फटा पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, इधर उधर झंडे जल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, मार कुटाई हो रही है सारी। कहीं चाइना के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही? अच्छा, कहीं नहीं हो रही, ठीक है। और इवन अमेरिका में भी नहीं हो रही, झंडे वंडे तो नहीं जल रहे ना, चाइना के खिलाफ तो मुजाहिरे कहीं भी नहीं हो रहे पूरी दुनिया में। तो चाइना फिर मुस्कुरा रहा है। तो एक वक्फे के बाद ख़वातीन ज़रा साहब से पूछेंगे कि फिर ये क्या तय हुआ कि चाइना ही आके जो है वो सबको बिठाएगा और चुप करवाएगा और उसकी सब बात सुनेंगे दुनिया में? क्योंकि अमेरिका अब मतलब उलझ गया है, लीडरशिप क्राइसिस, ट्रम्प या बाइडेन और कोई बंदा सामने नहीं आ रहा। और मॉरल अथॉरिटी वाली जो बात की, और लोग नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, तो चाइना आके सबको बिठाएगा। और चाइना की कैसे चाइना बिठा पाएगा? एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर साहब, चाइना अगर इस रूल बेस्ड ऑर्डर जो कि 1945 के बाद बना, दूसरी जंग अज़ीम, उसको अगर चाइना चैलेंज कर रहा है, तो क्या दुनिया में कम्युनिज्म आ रहा है, जमहूरियत खत्म हो रही है, चाइना मॉडल आ रहा है, क्या है फिर, किस तरह से? कम्युनिज्म तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, कम्युनिज्म तो चाइना में भी नहीं आ रहा। अच्छा, चाइना से बड़ी कैपिटलिस्ट मुल्क है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चाइना ने तो कैपिटलिज्म की मार मारी है ना। ठीक है, चाइना ने जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कहा, अच्छा तुम रूल बना लो, मैं तुम्हें नया रूल बताता हूँ अपनी लो प्राइस से, मुझे पेन लेके दिखाओ कहीं और से। सही, बिल्कुल ठीक है। सो उन्होंने तो, दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ चाइना हैज बीन, कि बजाय लड़ने झगड़ने के उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी ये गेम है, मैं तुमसे बेहतर खेल। आप फ्रांस में जाएं, वो एफिल टावर के बाहर वो मिल रहे होते हैं मेड इन चाइना। अब अमेरिका में जाएं, न्यूयॉर्क के वो मिल रहे होते हैं अमेरिका का तो बेस्ट मेड इन चाइना। अमेरिका का जो बेस्ट है, आपके दोस्तों से कहूंगा वो ट्रम्प वाली हैट लगाएं। वो नहीं, वो हैट बांटता था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, द हैट दैट सेज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज मेड इन चाइना। ओहो, अच्छा, अच्छा, आप हैट बनवा ही नहीं सकते किधर और। बट कहने का मकसद चाइना, बट यू नो ये मजाक की बात नहीं है। सो इन अ वे इट इज़ ट्रू कि जो हम पहले बात कर रहे थे, मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि वो खुश है, लेकिन जब दुनिया में हिजान हो, जब दुनिया में केओस हो, द बेस्ट थिंग टू बी इज नॉट इन द न्यूज़। पीछे हट जाए। नहीं, अगर देखना आपके पास, आप बचे हुए हैं ना उस, अगर क्रॉस फायर है, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी गोली आ रही है, इधर से भी सियासत भी फिर रही है, इधर से भी डेमोक्रेसी ख़राब हो रही है, तो इस वक्त जो दुनिया में जो कोई अपना आइलैंड बना के चुप बैठ के अपना ग्रोथ कर रहे हैं, जब ये सब कुछ टूट टाट जाएगा तो वो रह जाएगा ना। अगर हम यूक्रेन वाली वॉर को देखें ना, आई माइट हैव बीन रॉन्ग कि आई थॉट कि यूक्रेन में रशिया नहीं आएगा, आई थिंक उसने गलती की और आया। लेकिन इन अ वे अगर आप चीन हो, अगर आप शी हो, तो आप कहेंगे यार पहले तो मैंने अपनी लाइफ के लिए अपनी पावर वो ले ली, और दूसरा ये जो दो बड़े राइवल थे वो आपस में लगे हुए। दो बड़े राइवल से मतलब एक रशिया आप समझ लें, एक यूरोप एंड यूएस समझ लें, तो उसके लिए तो आइडियल पोजीशन है ना कि उनका पैसा भी, उनकी पॉलिटिक्स भी, उनकी गुडविल भी उसमें लग गई। सो इन अ वे दैट जस्ट मेक चाइना इंटरेस्टिंग। जो इंटरेस्टिंग बात आपने भी की कि यूएस में कम से कम जो एंटी चाइना रेटरिक है वो हमें नज़र उतनी नहीं आती। आई एम नॉट कन्विंस्ड कि उसका मतलब ये है कि वो चली गई है। यूएस के थिंक टैंक हो या गवर्नमेंट हो, अगर वो किसी चीज़ पे अग्री करते, अगर इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में कोई इशू है जिस पे सारे अग्री करते, वो एंटी चाइना। क्या ये थ्योरी बिक रही है अभी तक अमेरिका में कि चाइना सिर्फ कॉपी पेस्ट रह गया और चाइना में इनोवेशंस, चाइना आपको पता है कितनी इनोवेशंस और कितना आगे निकल चुका है बहुत जगहों पे। नो वन एक जो थ्योरी थी कि जी चाइना का वो बहुत पहले खत्म हो गई। इस वक्त जो चाइना का तो बड़ा स्टेटेड प्लान है, और जो रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसर्च, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसर्च स्पेंडिंग, लेकिन जो असली, लेकिन चाइना तो बड़ा सिंपल किया उसने, कहा जो मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वी आर गोइंग टू बी लीडर्स, राइट। मेरी जो फील्ड है एनवायरनमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सोचते हैं तो हमें टेस्ला का ख्याल आता है। चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो बाकी सारी दुनिया से को एक तरह से ओवर शैडो कर गई है। सो देव टेकन, उन्होंने बड़ी स्ट्रेटिजिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, AI, बायो इंजीनियरिंग, राइट, जेनोमिक्स एक्सेट्रा। सो जो सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसमें इस वक्त चाइना इज नॉट ओनली अ प्लेयर, इट इज ए लीडर।
एंड आई थिंक जो अमेरिका में सोचने वाले हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या थिंक टैंक्स में हो, दे ऑल नो दैट ये कहना कि जो चाइना की चीज़ 2 नंबर होती है वो नहीं, हमें शायद पाकिस्तान में 2 नंबर वाली आती है क्योंकि वो भी बनती, लेकिन चाइना इज़ नाउ अगर compete कर रहा है तो उसकी कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, वो टेक्नोलॉजी की है। मैं अगर एक इन्वायरमेंट से मेरा क्योंकि ताल्लुक है, एक बड़ी छोटी सी चीज़ ये बात करते हैं ना कि मुल्क नेट ज़ीरो पे जाएंगे और अपनी इमिशंस कम करेंगे। रिसेंटली तक ये होता था कि जी चाइना में बड़ा कोल है, चाइना ने अभी पिछले हफ्ते अनाउंस किया है कि वो अपना जो उनका गोल था नेट ज़ीरो का कि हम नेगेटिव में जाना, अब ज़ीरो इमिशन जाएंगे, 10 साल जो करना था 2060 से उससे 10 साल पहले कर लेंगे। दी ओनली मेजर इकॉनमी जो कह रही है हम स्पीड जा रहे हैं। सो इन अ वे अगेन जब दुनिया बदलती है तो पावर उसके पास होती है, या कम से कम एक किस्म की कुव्वत उसके पास होती है जो उस हैजान से महफूज अपने मुल्कों के लिए वीजा फ्री कर दिया है, अपने आप को उस मलबे से बचा लेना। लेकिन जब केओस है तो शार्पनल भी आएगा, कहीं से बंदूक भी आएगी, कहीं से गोली भी आएगी। अगर आप किसी तरह अपने मुल्क को बचा ले, इनमें भी जरा इसमें भी सो आई थिंक अगर आपने सिंगापुर इज ओके, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर भी आप देखें अगर तो यहाँ पर वो उस तरह से आपको हिजान नजर नहीं आ रहा जो आपको काम में लगे नजर आ रहा है, अपनी इकोनॉमीज ग्रो कर रहे हैं। और इसलिए आई कीप गोइंग बैक, हम पाकिस्तान की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें अपना घर सीधा करना। एक तो खुद उसकी रीज़न है, राइट, पॉलिटिकल डोमेस्टिक रीज़न, लेकिन उसका दूसरा रीज़न ये है कि जब दुनिया बिखरी हुई है, जब दुनिया में केओस है और आपको पता है कि अभी और चीज़ें ख़राब होंगी, अगर आप वीक होंगे तो यू विल बी पुल्ड इनटू दिस। ये तो बड़ा लॉजिक है ना, राइट? ये वैसे दूसरी तरफ लॉजिक नहीं चला गया कि हर तरफ ही खराब है तो हम क्यों सही करें? नहीं हाँ, उल्टा है। लेकिन जितने आप अगर आप इस लॉजिक को करें, जितने हम कमज़ोर होंगे इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, उतना ज़्यादा इम्कान है कि कोई हमें अपने मसले पे घसीट लेगा। अमेरिका घसीट लेगा, जिससे अभी हम निकले हैं, बड़ी मुश्किल से निकले हैं अफगानिस्तान से, सऊदी अरेबिया घसीट लेगा, बिल्कुल ठीक है, राइट? क्योंकि आपको जरूरत होगी 2 बिलियन की इधर, तो उनकी जो भी जरूरत है वो पूरी होगी। सो द टाइम टू बी सेल्फ सफिशिएंट, द टाइम टू बी स्ट्रांग इज व्हेन द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट। अच्छा, इसमें इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि ये सुकून आते आते नए ऑर्डर बनते बनते क्या लग रहा है तेज हो गई ना चीज़ें, स्पीड इसने तेज कर दी है, ये जो आप बात करें टेक्नोलॉजी ने तेज कर दी है, ठीक है, तो यानी बहुत तेज कर दी है चीज़ों। यानी आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी वैक्सीन आ जाएगी, मतलब कोविड की वैक्सीन इस तरह आ जाएगी। बट कम लोगों को पता है कि उसमें भी इस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका कितना बड़ा रोल था कि टेक्नोलॉजी जो पहले वैक्सीन को 20-20 साल में बनती थी, साइंस वाज द बेस्ट स्टोरी ऑफ कोविड। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, जाहिर है ये लंबा तो नहीं हो सकता, फटीक है जी, 20 साल चल रही है जंग और 50 साल चल रही है, कोई पहली जंग अजीम से दूसरी जंग अजीम, तो जो भी कुछ होना है तेज होना है, ठीक है। आपको लग रहा है 1-1.5 साल के अंदर कोई नया ऑर्डर जन्म ले लेगा दुनिया में? नहीं यार, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ आप चाहते हैं मैं प्रेजेंट मतलब हमें कोई पता चले ना, मतलब तेज होना। आप क्यों ये समझ रहे हैं कि ये तेज नहीं होगा? जब पहले होती थी 50 साल की जंग, 100 साल की जंग, मुझे ये बताएं कौन सी रिसेंट जंग है जो जल्दी खत्म हुई है? दे वर वेरी बोरिंग जंग्स ना, मतलब खंदकों में बैठे हो, पहली जंग अजीम में खंदकों में बैठे हैं, मर गए पड़े। रिसेंट वाली वो तो जल्दी खत्म हो जाती है। पहली जंग, दूसरी जंग अजीम तो 2-3 साल में खत्म हो गई थी ना। अफगानिस्तान को कितना टाइम लगा? बहुत। इराक को कितना लगा? सीरिया को कितना लगा? नहीं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी खत्म हुई, लेकिन यूनिपोलर थी ना, यूनिपोलर वर्ल्ड थी ना, ये सब कुछ नहीं था ना। मेरे ख्याल में तो अगर आई डोंट नो, मैंने एम्पिरिकली नहीं देखा, लेकिन जंगों की जो तवालत है वो तो तवील से तवील होती जा रही है। अभी तक आप ठीक है, आई एग्री। लीबिया का नहीं पता, सूडान का नहीं पता, 65 की वॉर हमारी थी कि जी थोड़े दिन में उसका फिर सीज फायर हो गया, लोगों ने वैसी जंगें तो अब नहीं होती हैं, और खुसूसन जब उसमें बड़ी ताकतें आ जाती हैं। लेकिन ना हमने यार वो एक उस दिन मुझे बड़ी अच्छी किसी ने कहानी सुनाई, अगर आप इजाज़त दें, कि 2 लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल किसी और सैयारे पे बैठे हुए थे, कोई मेटावर्स में कोई दुनिया, वो नीचे जो है ना एक पत्थर को देख रहे हैं, अर्थ हमारी दुनिया, ठीक है, एक दूसरे को देख रहे हैं, यार इधर क्या हो रहा है? तो एक दूसरे को कहता है कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी जगह है, ये अर्थ जो है ना, प्लैनेट अर्थ, इस पे इन्होंने मिसाइल सिस्टम बनाए हैं जो सैटेलाइट कंट्रोल्ड है। तो दूसरा कहता है इज दिस एन इंटेलिजेंट स्पीसीज, जहाँ इंटेलिजेंट लोग रहते हैं? वो कहता है नहीं यार, इंटेलिजेंट कोई नहीं है, दे आर पॉइंटिंग इट एट देमसेल्व्स, कि इन्होंने हथियार बना के अपने ऊपर ही गोली तान ली। मतलब इसका मतलब डॉक्टर साहब, इसको हम इस दुनिया में ना कंक्लूड ऐसे किया जाए कि हम सब मेटावर्स में चले जाएं, वहाँ अपने अपने अवतार्स बना के और पुरसुकून जिंदगी गुजारें, क्योंकि यहाँ पे फौरी तौर पे जो है ये मामला इट विल टेक सम टाइम
कि डॉलर ने कहाँ जाना है, ब्रिक्स के बैंक्स ने कहाँ खड़े होना है, ऑयल, ये सप्लाई चेन्स, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको आप कह रहे हैं कि जी वो जैसे बात चल रही है कि AGI शायद पहले आ जाए। एक लाइन की इजाज़त जी प्लीज़। देखें, डॉलर वाली बात पे तो हम बात कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या डॉलर रहेगा, दूसरी भी आएंगी। डॉलर जाएगा कहीं नहीं। इस वक्त दुनिया का सबसे अमंग्स द बिगेस्ट ओनर्स ऑफ द डॉलर इज चाइना। तो चाइना कभी भी, लेकिन जब ये वाली हालत है जिसकी आप और मैं बात कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू फॉर किसी भी मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करना क्या है, वो ये नहीं है कि ये फैसला करें कि इसका नतीजा क्या होगा या कौन जीतेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू फॉर आवरसेल्व्स इस हिजान में, इसके अपना घर सीधा कर, अपने घर स्टेबिलिटी यहाँ पे हिजान, ठीक, क्योंकि अपना घर सीधा ना होने की कीमत जो है वो ये सारी खूफतें आपसे लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर हम वो सीधा नहीं करें, सीधा करने का मतलब है इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे, इखलाकी तौर पे। सो जब दुनिया टूट रही होती है तो द फर्स्ट थिंग यू डू इज कि अपना घर सीधा करो। जैसे मास्क है ना, जब वो कोविड आया था पहला काम क्या था, मास्क पहन लो, अपने आप को तो बचाओ, क्योंकि सबका ध्यान इधर उधर है। अभी अपने आप को यहाँ पे अपना सिस्टम ठीक कर लो, क्योंकि सब इस वक्त कहीं से प्रेशर भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। जल्दी से चीज़ें अपनी ठीक करके और फिर जहाँ दुनिया जाके थमती है तो फिर आप अपनी एक जगह लेके वहाँ आप स्टेबल होंगे तो आपकी मांग होगी, अगर आप स्टेबल नहीं होंगे तो आपकी मजबूरी होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और इस उम्मीद के साथ कि ये मामला बहुत तूल नहीं पकड़ेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं। एंड आई होप आई एम रॉन्ग, जो कुछ मैंने कहा आई होप वो सब गलत और किसी बेहतरी की तरफ हमारे सारे मामला जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। ख़वातीन हज़रात, अगली नशीस में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।